वेलकम टू स्टडी क्लासेस। इंटरमीडिएट फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग सेमीकंडक्टर की चर्चा कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर के अंतर्गत हम आज चर्चा करेंगे पीएन संधि डायोड की। डायोड जैसा नाम से पता चल रहा है, डायोड जहाँ पर दो इलेक्ट्रोड होते हैं डायोड कहलाता है। डायोड वाल्व एक प्लेट और एक कैथोड से मिलकर बना होता है। उसी प्रकार से पीएन संधि डायोड होता है। पीएन संधि डायोड क्या है? जब एक पी प्रकार के अर्धचालक को एक एन प्रकार के अर्धचालक के साथ मिलाकर बनाया जाता है तो इस प्रकार से जो क्रिस्टल तैयार होता है वो पीएन संधि डायोड कहलाता है। पी टाइप और एन टाइप क्रिस्टल हम आपको बता चुके हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। तो जब एक पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाया जाता है तो इस तरीके से पीएन संधि डायोड तैयार होता है। अर्थात पीएन संधि डायोड एक मूल अर्धचालक युक्ति है। यह एक अर्धचालक क्रिस्टल होता है जिसके एक क्षेत्र में ग्राही अपद्रव्य की अधिकता, ग्राही आयन की अधिकता और दूसरे क्षेत्र में दाता अपद्रव्यों की अधिकता होती है। इन क्षेत्रों को क्रमशः पी क्षेत्र और एन क्षेत्र कहते हैं। इन क्षेत्रों के बीच की जो परिसीमा होती है उसी को पीएन संधि कहते हैं। माने जहाँ पर ये जंक्शन होता है इसको पीएन जंक्शन या पीएन संधि कहते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक कोटर होते हैं। ये आपको पता है कि जो पी टाइप होता है उसमें बहुसंख्यक कोटर और एन टाइप में बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि पी टाइप में अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन और एन टाइप में अल्पसंख्यक कोटर होते हैं। इसकी चर्चा भी हम इसके पहले कर चुके हैं। तो इस प्रकार से दोनों क्षेत्र वैद्युत उदासीन होते हैं। अब जब हम पीएन संधि बनाते हैं तो संधि पर एक अवक्षय परत बन जाती है। अवक्षय परत क्या होती है? जैसे ही पीएन संधि बनती है उसमें विक्षोभ के कारण संधि के आर पार बहुसंख्यक आवेश वाहकों का डिफ्यूजन प्रारंभ हो जाता है, विसरण प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही जंक्शन तैयार होता है बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं पी क्षेत्र से कोटर और एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन वो संधि को पार करने लगते हैं, विसरित होने लगते हैं। एन क्षेत्र से कुछ इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में और पी क्षेत्र से कुछ कोटर एन क्षेत्र में विसरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से विसरण के पश्चात ये आवेश वाहक एक दूसरे से माने अपने पूरकों से, अपने कॉम्प्लीमेंट से या काउंटर पार्ट जो उनके हैं यानी कोटर इलेक्ट्रॉन से और इलेक्ट्रॉन कोटर से मिलकर वैद्युत उदासीन हो जाते हैं। संधि के समीप एन क्षेत्र में धन आवेश और पी क्षेत्र में कुछ इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, ऋणावेश संचित हो जाता है और इस प्रकार संधि के आर पार एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित हो जाता है जिसकी दिशा N से P की ओर होती है। यहाँ डायरेक्शन हमने दिखाया है, N से P की ओर इसकी दिशा होती है और इस प्रकार से ये वैद्युत क्षेत्र कुछ समय के पश्चात बहुत प्रबल हो जाता है क्योंकि बहुसंख्यक आवेश वाहकों का और आगे विसरण रुक जाता है। तो जब ये वैद्युत क्षेत्र प्रबल हो जाएगा तो बहुसंख्यक आवेश वाहक आगे जाना बंद कर देंगे और इस प्रकार से संधि के दोनों ओर, ये संधि है, जंक्शन के दोनों ओर जिसमें कोई चलनशील आवेश वाहक नहीं रहते हैं अवक्षय परत कहलाता है। अवक्षय परत की मोटाई 10⁻⁻6 मीटर होती है, बहुत पतली परत होती है। पीएन जंक्शन भी बहुत पतला होता है। तो जब पीएन जंक्शन पतला होता है तो अवक्षय परत आप कल्पना कर सकते हैं 10⁻⁻6 मीटर माने लगभग 1 माइक्रोन के कोटि की होती है। इसके सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है, अवक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को विभव प्राचीर कहते हैं अथवा इसे पोटेंशियल बैरियर या अवरोधक विभव भी कह सकते हैं। ये बात हुई पीएन जंक्शन की और अवक्षय परत की। ये अवक्षय परत कैसे बनती है? तो संधि के आर पार कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जिसमें चलनशील आवेश वाहक नहीं रहते हैं। उस परत को संधि के दोनों ओर के कुछ क्षेत्र को जिसमें चलनशील आवेश वाहक नहीं रहते हैं अवक्षय परत कहते हैं। इसकी मोटाई 10⁻⁻6 मीटर की कोटि की होती है। एक नंबर का महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है कि अवक्षय परत क्या होती है। तो जब संधि तल बनता है तो बहुसंख्यक आवेश वाहक एक क्रिस्टल से दूसरे क्रिस्टल में जाने लगते हैं और इस प्रकार से उनके बीच
यानी संधि तल पर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित हो जाता है। धीरे धीरे ये इतना प्रबल हो जाता है कि बहुसंख्यक आवेश वाहकों का विसरण रुक जाता है और इस स्थिति में यहाँ पर P क्षेत्र में कुछ इलेक्ट्रॉन और N क्षेत्र में कुछ प्रोटॉन पाए जाते हैं। ये चलनशील आवेश वाहक नहीं होते हैं और इस प्रकार से जो परत बनती है इसको अवक्षय परत कहा जाता है। इस परत की मोटाई लगभग 10⁻⁻⁶ मीटर के कोटि की होती है। अब संधि से होकर धारा का प्रवाह कैसे होता है इसकी चर्चा करें। पीएन संधि डायोड से धारा का प्रवाह कैसे होता है, तो जब तक संधि डायोड में कोई बाह्य बैटरी नहीं जोड़ी जाती, माने अगर पीएन जंक्शन इस तरीके से रखा हुआ है, इसमें कोई बैटरी ना जोड़ी जाए तो इससे होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। कुछ बहुसंख्यक वाहकों में इतनी ऊर्जा होती है कि वे विभव प्राचीर के क्षेत्र EI माने जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI स्थापित होता है उसके विरुद्ध संधि को पार करके धारा का रूप ग्रहण कर लेते हैं। बहुसंख्यक आवेश वाहक जो हैं उनके अंदर कुछ ऊर्जा होती है और ये ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि ये आंतरिक वैद्युत क्षेत्र जो है उसको पार करके उसके आंतरिक वैद्युत क्षेत्र के विपरीत संधि को पार करके धारा को प्रदर्शित करते हैं, धारा का रूप ले लेते हैं। लेकिन ये धारा अल्पसंख्यकों द्वारा निर्मित उत्क्रम धारा के ठीक निरस्त हो जाती है। यानी जो ये धारा उत्पन्न होती है, ये धारा जो रिवर्स करंट है, उत्क्रम धारा है, जो अल्पसंख्यक वाहकों के कारण उत्पन्न होती है, उसके कारण निरस्त हो जाती है। इस प्रकार से संधि डायोड से होकर किसी प्रकार की धारा तब तक नहीं बहती है जब तक कि कोई बाह्य बैटरी न जोड़ी जाए। तो हमने चर्चा की कि किसी संधि डायोड से धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है तब तक जब तक कि उसको बाह्य बैटरी से न जोड़ा जाए। अब पीएन संधि डायोड को बाह्य बैटरी से दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है। आपको पता है कि P यानी पॉजिटिव, तो जब हम संधि डायोड के P भाग को बैटरी के धन सिरे से और N भाग को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं तो ये फॉरवर्ड व्यास यानी अग्रदिशिक या अग्रअभिनत कहलाता है। इसी प्रकार से जब संधि डायोड के P सिरे को बैटरी के ऋण से और N सिरे को बैटरी के धन से जोड़ा जाता है तो इसको पश्च दिशिक उत्क्रम अभिनत या रिवर्स व्यास कहते हैं। जब सीधा सीधा जोड़ते हैं तो फॉरवर्ड व्यास और जब उल्टा उल्टा जोड़ते हैं तो रिवर्स व्यास कहलाता है। जब हम बैटरी को पीएन संधि डायोड के P सिरे को बैटरी के धन से और ऋण सिरे को बैटरी के ऋण से जोड़ते हैं तो इस प्रकार से जो अभिनत होता है वो अग्र अभिनत या अग्रदिशिक या फॉरवर्ड व्यास कहलाता है। इस स्थिति में डायोड में एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र E स्थापित हो जाता है जो P से N की ओर होता है, जबकि जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है वो EI N से P की ओर दृष्ट होता है। इसके पहले हम इसकी चर्चा कर चुके हैं और इस प्रकार से जो E है वो EI के विपरीत दिशा में होता है, माने E और EI परस्पर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। EI की तुलना में वैद्युत क्षेत्र जो E होता है वो अपेक्षाकृत अधिक प्रबल होता है। इस प्रकार से P क्षेत्र के कोटर और N क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन दोनों संधि की ओर चलने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं और कोटर भी संधि की ओर आने लगते हैं और इस प्रकार से संधि पर पहुंचकर परस्पर संयोग करके विलुप्त हो जाते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन कोटर संयोग के लिए P क्षेत्र में बैटरी के धन सिरे के समीप एक साथ संयोजक बंध टूटता है और वो बंध टूटकर उस इलेक्ट्रॉन और उस कोटर की पूर्ति कर देता है। जो संधि माने जैसे ही सहसंयोजक बंध को वैलेंट बांड टूटता है उसी समय बैटरी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर N क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, यहाँ जाके पहुंच जाता है और उस इलेक्ट्रॉन की वो पूर्ति कर देता है और संधि के समीप संयोग हुए विलुप्त इलेक्ट्रॉन का स्थान लेकर उसकी पूर्ति कर देता है। इस प्रकार बहुसंख्यक आवेश वाहकों की गति संधि डायोड में धारा स्थापित हो जाती है। मतलब क्या है कि धारा तभी बहती है जब हम संधि को अग्र अभिनत पे रखते हैं और अग्र धारा इसको कहा जाता है।
इस प्रकार से बाह्य परिपथ में धारा केवल इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण स्थापित होती है और इसको हम अग्रधारा कह सकते हैं। EI की तुलना में अधिक प्रबल होता है, यानी बाह्य वैद्युत क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक प्रबल होता है। इस प्रकार से अवक्षय क्षेत्र की यानी अवक्षय परत जो है उसकी चौड़ाई बहुत घट जाती है। यही कारण है कि अग्रदिशिक संधि डायोड का धारा प्रवाह के लिए प्रतिरोध कम होता है। एक नंबर का ये महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है कि अग्रदिशिक संधि डायोड धारा प्रवाह के लिए प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, तो कम होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब पश्च दिशिक की बात करें, अगर हमने बताया रिवर्स व्यास जब P को ऋण से और N को धन से जोड़ा जाता है तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है वो रिवर्स व्यास यानी पश्च दिशिक या उत्क्रम अभिनत कहलाता है। उत्क्रम अभिनत में जब हम जोड़ते हैं तो यहाँ जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है उसकी दिशा N से P की ओर होती है और इस तरीके से चूंकि ये ऋण सिरा है इसलिए कोटर सब संधि से दूर भागते हैं। इलेक्ट्रॉन N क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन भी संधि से दूर भागते हैं और यहाँ पर एक तरीके से उनका जमाव हो जाता है, वो इकट्ठा हो जाते हैं और संयोग उनका नहीं हो पाता है। इस प्रकार डायोड में बहुसंख्यक के कारण कोई धारा नहीं बहती है। किंतु जब पश्च दिशिक संधि होती है यानी रिवर्स व्यास होती है तो संधि के आर पार एक अति अल्प धारा भी बहती है। वो अति अल्प धारा इसलिए बहती है क्योंकि यहाँ पर कुछ कोटर और कुछ इलेक्ट्रॉन संधि को पार कर जाते हैं। चूंकि अल्पसंख्यक वाहकों की संख्या उसमें विक्षोभ पर निर्भर करती है, पश्च धारा ताप पर बहुत अधिक निर्भर करेगी और इस प्रकार से अगर संधि का ताप बढ़ा दिया जाए तो पश्च धारा का मान बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पश्च दिशिक संधि जब होती है तो एक बहुत क्षीण धारा बहती है, बहुत अल्प धारा बहती है और आरोपित बाह्य वैद्युत क्षेत्र जो E है वो EI के दिशा में ही होता है, यानी EI को प्रबलित करता है और जब प्रबलित करेगा तो संधि की चौड़ाई जो अवक्षय परत जो है उसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। यहाँ पर अवक्षय परत बहुत पतला होता है, यहाँ अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है। यही कारण है कि पश्च दिशिक में धारा प्रवाह के लिए जो संधि डायोड का प्रतिरोध है वो बहुत अधिक होता है, जबकि अग्र अभिनत में प्रतिरोध बहुत कम होता है, जबकि उत्क्रम अभिनत में प्रतिरोध का मान बहुत अधिक होता है। पीएन संधि डायोड का जो परिपथ संकेत है वो इस तरीके से बनाया जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है तो इसका आप ध्यान रखें। ये पीएन संधि डायोड का संकेत हो जाता है, इस तरीके से प्रायः पीएन संधि डायोड को प्रदर्शित कर दिया जाता है। ये एनोड कहलाता है, ये कैथोड, ये एनोड हो जाता है, एनोड और ये कैथोड, ये एन टाइप और ये पी टाइप। तो इस तरीके से हम पीएन संधि डायोड के संकेत को प्रदर्शित करते हैं। विभिन्न स्थितियां जो हैं पीएन संधि डायोड का उपयोग क्या है, दो प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। पीएन संधि डायोड का उपयोग दिष्टकारी के रूप में होता है दो प्रकार से। दिष्टकारी क्या है, एसी करंट को डीसी करंट में बदलने की जो व्यवस्था है या जिस यंत्र का प्रयोग हम प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए करते हैं वो दिष्टकारी कहलाता है, यानी दिष्टकरण के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं, इसके लिए दो परिपथ होंगे। पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी की तरह, यानी पीएन जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर, और इसी प्रकार से फुल वेव रेक्टिफायर। पूर्ण तरंग दिष्टकारी और अर्ध तरंग दिष्टकारी माने निवेशी प्रत्यावर्ती धारा की पूरी तरंग का दिष्टकरण जब हो जाता है तो वो फुल वेव रेक्टिफायर कहलाता है, और जब आधी तरंग का दिष्टकरण हो जाता है तो वो हाफ वेव रेक्टिफायर। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से एक आपको परीक्षा में निश्चित रूप से पूछ लिया जाता है और इस साल तो आप मान के चलें कि हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर में से एक जरूर पूछा जाएगा। पीएन संधि डायोड का उपयोग कैसे होता है, किस कार्य के लिए होता है और कैसे किया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और इन दोनों में से यानी हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में से एक प्रश्न आपको परीक्षा में मिलना ही मिलना है, तो इसको आप जरूर तैयार करें। अगले लेक्चर में, अगले सेशन में हम पीएन संधि डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर की चर्चा करेंगे। हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल
स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे इस पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ लेकर अपना सिलेबस अच्छे से तैयार कर सकें। वीडियो को पूरा देखकर आप अपना नोट्स तैयार करें और वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। हमारा सिलेबस लगभग कंप्लीट है, इसके बाद एक चैप्टर और बच रहा है, तो आप अच्छे से अपना सिलेबस निश्चित रूप से कंप्लीट करें और उसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को पूरा देखकर अपना नोट्स तैयार करते रहें। अगले सेशन में हम रेक्टिफायर की बात करेंगे